So let's start the class. Chapter number 2, according to NCERT, Consumers Equilibrium. ठीक है जी, चलिए जी सर स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर से। चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भैया ये कंज्यूमर होते कौन। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है सर कंज्यूमर मतलब हम। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है, इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने हम लिखा तो। ठीक है जी, अगर हम वैसे बात करें डेफिनेशन की तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं। हमने कहा जी कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम goods and services to satisfy their want। जी, तो कंज्यूमर हमने कहा एक इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, आप भी हो सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है नहीं, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर होते कौन है, जो गुड्स को कंज्यूम यानी गुड को यूज करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड और वांट, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि कंज्यूमर की जब वांट सैटिस्फाई होती है, वांट सैटिस्फैक्शन कब होता है? वांट सैटिस्फैक्शन जब व्हेन ही कंज्यूम और ही यूज गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया आप भी जब कोई गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हो तो उसके कंजम्पशन से आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी, जब आप अपनी मर्जी की और अपनी कोई वांटेड चीज को खाते हो, पीते हो, पहनते हो तो उससे भी आपको क्या मिलता है? एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं ये हमें समझना है। ठीक है जी, तो सबसे सिंपल बात क्या हुई कि हमारी वांट सैटिस्फाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके। सर कोई एग्जांपल दे दो। भैया एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। संडे का दिन है, क्लास ओवर होते ही तुम्हारे दिमाग में एक खुराफात जागेगी कि आज हो गई बहुत पढ़ाई, अब चलते हैं कहीं मार्केट। अब मार्केट जाते ही आपने देखना है कोई रेस्टोरेंट। ठीक है जी, और रेस्टोरेंट जाते ही आपने ऑर्डर कर देना है कोई स्पेसिफिक गुड। तो आपने जाकर शायद बर्गर बाय करना है, या आप पिज्जा खाते हो, या कोई अदर गुड। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी वांट है, आप इनको खरीदना चाहते हो। क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जब मैं इनको कंज्यूम करूंगा तो इनके कंजम्पशन से मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये होता है कंज्यूमर इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सर ये आगे जो वर्ड इक्विलिब्रियम आ रहा है, अब ये क्या फिल्म है? ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं ना कहीं इक्वल से भी बना हुआ है। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कि इस सिचुएशन पर आकर कोई इंसान ना आगे जाना चाहता है ना पीछे जाना चाहता है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके लिए एक बेस्ट सिचुएशन होती है। बेस्ट, जी, बेस्ट सिचुएशन। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ सर? भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब बड़ा सिंपल वर्ड में ये हुआ कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम कर कर आपको उससे मिलता है सेटिस्फैक्शन। हाँ जी सर, मिलता है सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स
maximum satisfaction. This situation is known as consumers equilibrium. मतलब ये कि जब भी एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी। सेटिस्फैक्शन मिलना एक सिंपल थिंग है। जब भी मैं कोई चीज खाता हूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे आपकी भूख आपको ये बताती है कि आपकी जो भूख लग रही है आपको, व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री, तो आपकी भूख आपको ये बताती है कि वेदांश भाई कम से कम 5 रोटी में शांत होगा। जी, वेदांश कितनी रोटी में शांत होगा आगम भाई? 5 रोटी में। अब भाई वो अपनी अपनी खुराक है, उसकी 5 है, तुम्हारी ज्यादा कम हो सकती है। तो वेदांश का एक सिंपल सा मोटो है कि 5 रोटी खाता हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मैक्सिमाइज का मतलब हुआ सर कि पेट भर जाता है। पेट भरने का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट। उसके बाद वेदांत से बोलो कुछ और खाना चाहते हो तो बोलेगा नहीं, अब और कुछ नहीं खा सकता सर, पेट बिल्कुल भर गया है। अब तुमने मुझे कुछ खिलाया तो जितना खाया सब बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसके बाद कंज्यूमर और कुछ कंज्यूम करना नहीं चाहता या और कुछ कंज्यूम करेगा तो उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब मैंने इसको सिंपल सा बोला, वेदांश भाई की खुराक 5 रोटी है, तो जब भी इसको भूख लगती है तो ये 5 रोटी कंज्यूम करता है। अब बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, अगर इसने अभी 2 रोटी ही खाई है तो आप इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो नहीं कह सकते ना, नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या 2 रोटी में इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला? नहीं सर, बिल्कुल 2 रोटी खाई है, पेट में कुछ तो गया है, सेटिस्फैक्शन तो मिला है इसको। लेकिन इसको सेटिस्फैक्शन तो बोलेंगे, लेकिन इसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सेटिस्फैक्शन अभी मैक्सिमाइज नहीं हुआ है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? हमने बोला जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट, वो सिचुएशन होती है जब एक हमारा कंज्यूमर भाई या बहन अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर लेता है? मैक्सिमाइज। उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो इन शॉर्ट, भूख लगेगी तो पेट भर के खाना है। जब मैं पेट भर के खा लूंगा और मैं मेरी और कोई डिजायर और कोई वांट नहीं होगी खाने की, तो इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में हूँ और उससे पहले तक मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ। तो यहीं से सबसे पहली टर्म ड्राइव हुई जिसका नाम पड़ा यूटिलिटी। बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूटिलिटी क्या होता है भाई, डिफाइन करिए यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन में लिख देता हूँ। यूटिलिटी मींस वांट satisfying power of a good। मतलब ये भाई कि जब भी तुम्हारी वांट सेटिस्फाई होती है किसी गुड को कंज्यूम कर कर, तो उस गुड को कंज्यूम कर कर जो भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन पावर मिलती है, उस सेटिस्फैक्शन पावर को इकोनॉमिक टर्म में भाई यूटिलिटी कहते हैं। जी भाई साहब, क्या? कि जब भी आप कोई गुड कंज्यूम करते हो, लेट सपोज आपके सामने एक कोक का कैन रखा हुआ है, ठीक है जी, कोक का एक कैन रखा हुआ है और ये आपने कंज्यूम करा, और कंज्यूम करने के बाद वॉट एवर यूनिट्स आपने इसकी कंज्यूम करी, 1 कैन 2 कैन जितने भी कैन आपने इसके कंज्यूम करे, उसको कंज्यूम करके और आपको क्या मिला होगा? उसको कंज्यूम करके और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला होगा। उस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। जी, क्या कहते हैं हम उसको? यूटिलिटी। ठीक है सर जी। अब यूटिलिटी को लेकर इसका मतलब कोई भी गुड, कोई भी सर्विस जब आप कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करके आपको एक सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा, उस सेटिस्फैक्शन पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी को लेकर कुछ बातें हमें समझनी चाहिए। वो क्या है सर? भाई यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल बेटा। तुम में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बेटा गलत शौकों का आदी होगा। हाँ,
आगम कभी कभार जो है साइड में जाकर पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ ना कुछ फोक फाक लेता है। अब आगम के लिए वो चीज करना, वो कंज्यूम करना सेटिस्फैक्शन है उसके लिए, उसको बड़ी खुशी होती है, वो कहता है सर स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ बिल्कुल। हाँ, एक बारी में ही स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यही बात अदीब को लेके बोलता हूँ कि अदीब भाई तुम्हें भी स्ट्रेस होता होगा, तो अदीब कह रहा है हाँ जी सर मुझे भी स्ट्रेस होता है, क्लासेस का बर्डन है, इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, 11th ले ली, ऊपर से कॉमर्स और ले ली, तो सर फटा चला जा रहा है। तो मैंने बोला अरे आगम भाई ये फॉर्मूला इसको अदीब को ही बता दो। तो अदीब को अगर ये ऑफर करता है कि ले भाई ये वाली गुड कंज्यूम कर कर मेरा तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो भैया तू भी अदीब ये वाली गुड कंज्यूम कर ले। तो अदीब क्या बोल रहा है, ना जी ना, मेरे पापा ने अगर मेरे को देख लिया तो सर डंडा मारेंगे डंडा, अगर उन्होंने मेरे को कोई ऐसी हरकत करते हुए देख लिया या ऐसी गुड कंज्यूम करते हुए देख लिया। तो आगम के लिए वो एक सेटिस्फैक्शन गुड है, बट एट द सेम टाइम अदीब के लिए वो यूटिलिटी का सोर्स नहीं बन रहा। अदीब बोल रहा है नहीं जी सर, मेरे को तो ज्यादा जब स्ट्रेस होता है तो मैं तो छूटते ही पार्क चला जाता हूँ और पार्क जाकर थोड़ी देर रनिंग या कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ और मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो कहने का मतलब साफ है कि जो यूटिलिटी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबके लिए कोई सेम और यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि जो चीज मुझे सेटिस्फाई कर रही है सेम टाइम पे तुम्हें भी इक्वली सेटिस्फाई करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यूटिलिटी के बारे में खासियत है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है बेटा वो क्या है, मैंने लिखा यूटिलिटी, ठीक है जी, और इक्वल टू में लिखा यूजफुलनेस, यूजफुलनेस। तो बेटा याद रखना यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट द सेम थिंग। जी, यूजफुलनेस और यूटिलिटी को आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, जो चीज हम यूज कर रहे हैं और उसको यूज कर कर जो भी हमें सेटिस्फैक्शन पावर मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, और जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसी को हम यूजफुलनेस कहते हैं। तो बेटा ये जो यूजफुलनेस होता है ना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब सर कि हम ऐसी गुड की यूजफुलनेस की बात करते हैं जिससे हमें एक फायदा होता है। यानी कोई ऐसी गुड जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको आप कभी भी कह सकते हो कि सर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ना 2 बार टबैको खाया करो, देखो बॉडी के अंदर कितनी जान आएगी। नहीं कह सकते ना, यानी टबैको हमारे लिए कोई यूजफुलनेस गुड नहीं है। टबैको टबैको इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो इसके लिए आगे वर्ड क्या लगा सकते हो, यूजफुलनेस? नहीं सर, टबैको के आगे तो यूजफुल नहीं लगा सकते कि टबैको कोई अच्छी चीज है। लेकिन लोग खाते हैं ना, हाँ सर खाते तो हैं और बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि बिना खाए रहा नहीं जाता। क्योंकि उस टबैको को कंज्यूम कर कर उनको क्या मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन पावर मिलती है। जब भी वो उसको कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम कर कर उनको सेटिस्फैक्शन रिसीव होता है, उस सेटिस्फैक्शन को तो यूटिलिटी कहते हैं। तो भैया टबैको के केस में आपको यूटिलिटी तो मिली लेकिन टबैको आपके लिए यूजफुलनेस नहीं है। तो ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है बेटा यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर द सेम थिंग, तो आप बोलोगे नहीं जी यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम थिंग नहीं होती। ठीक है जी, तो यूटिलिटी को लेकर आपको ये बातें याद रखनी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सब्जेक्टिव मैटर होता है, और यूटिलिटी और यूजफुलनेस बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं। यूजफुलनेस हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जबकि यूटिलिटी हमारे लिए आइदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, अच्छी भी आती है इसमें और बुरी चीजें भी आती हैं। अब चलते हैं आगे टॉपिक को लेकर, वो क्या है, यूटिलिटी को लेकर दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग अप्रोचेस दी। जी, दो अलग अलग महाशयों की दो अलग अलग बातें। कौन है जी वो महाशय? एक जिन्होंने एक अप्रोच दी जिसका नाम पड़ा कार्डिनल अप्रोच, जी कार्डिनल, और एक और अप्रोच यूटिलिटी को लेकर बनी उसका नाम पड़ा ऑर्डिनल अप्रोच। अच्छा जी सर, तो ये दोनों डिफरेंस कहां पर हो गई? इनका डिफरेंशिएशन पॉइंट यूटिलिटी की बेसिस पर है। कार्डिनल कुछ और कहते हैं यूटिलिटी को लेकर, ऑर्डिनल कुछ और कहते हैं। सर जी कार्डिनल क्या कहते हैं? भैया पहले तो नाम याद रखो किसने दी कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच इज वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, एक बड़ा नामी ग्रामी नाम है जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
लॉ ऑफ डिमांड भी इन्होंने ही दिया था, काफी सारे कॉन्सेप्ट इनसे मिलते हैं हमें। और सर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन जी। ठीक है सर, तो अब चलते हैं इनकी विचारधारा की तरफ, क्या कहते हैं ये दोनों। भाई एल्फ्रेड मार्शल कुछ अलग ही आदमी थे, इनका कहना भी कुछ अलग था। क्या कह रहे थे सर ये, इन्होंने कहा मेरे को बुलाकर कि सर देखो क्लास में बच्चों को बता देना, यूटिलिटी जो टर्म होती है ना, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हाँ जी सर, इनको बता देना कि मार्शल बताकर गए थे अपनी कार्डिनल अप्रोच में कि ये जो टर्म तुम बार बार पढ़ रहे हो ना, यूटिलिटी यूटिलिटी, यानी जो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन पावर मिलती है गुड को कंज्यूम कर कर, इनको बता देना कि ये यूटिलिटी नंबर्स में कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा जी, मार्शल जी कह तो गए लेकिन फंसा गए हमें, अब आगे का बता के नहीं गए कि समझाना कैसे है। मार्शल ने क्या कहा, यूटिलिटी को आप नंबर्स में एस्टिमेट कर सकते हो। तो वेदांश भाई कैसे मुमकिन है ये बात यार, ये कैसे मुमकिन है कि तुमने 5 रोटी खाई और 5 रोटी खाने के बाद वेदांश भैया बोल रहा है यस आई गॉट 100 यूटिल्स। अभी यूटिल कौन सी फिल्म है भैया, यूटिल जैसे हर चीज की एक यूनिट होती है, ऐसे ही यूटिलिटी मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। यूटिलिटी मेजर करने की क्या यूनिट। तो कार्डिनल में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा जी यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप इसको नंबर में निकाल सकते हो और इसकी जो यूनिट है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। बेचारों ने कही अपनी बात, अच्छी भी लगी हमें सुनने में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी बात रियलिस्टिक नहीं थी, इसीलिए इसकी अप्रोच को हमने एक इमेजिनरी अप्रोच कहा। इमेजिनरी अप्रोच, हाँ ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। बताओ, खुद बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, वेदांश बोल रहा है 5 रोटी खा के 100 यूटिल्स मिले, वहीं पर जैसे वेदांश को 100 यूटिल्स मिले तो पीछे से जो है वो तृप्ति बोल रही है कि सर मैंने भी 5 रोटी खाई थी, खा नहीं पा रही थी मैं, लेकिन मैंने 5 रोटी खाई, लेकिन सर मेरे को तो 5 रोटी खाकर सिर्फ 50 यूटिल मिले। अब मेरे समझ नहीं आ रहा है इनको 50 कैसे मिले और इनको 100 कैसे मिले, अब ये मेरे साथ ही खेल रहे हैं दोनों। तो ये यूटिलिटी को नापना नंबर्स में आसान काम नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। तो अब बेचारों ने दी अप्रोच तो कहीं न कहीं हमें थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। अजम्पशन बेस्ड है, अजम्पशन पर अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। सर आप एग्जाम्पल दो कैसे मेजर किया जा सकता है। मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा भाई देखो जी, 1 रोटी गिव 1 रोटी गिव्स यू 5 यूटिल्स। सर ये आपने कैसे बोल दिया, भाई मैंने अजम्पशन लिया, मैं बोल तो रहा हूँ इमेजिनेशन है। तो मैंने ये अज्यूम करा है कि अगर आप 1 रोटी खाते हो तो बेटा आपको 5 यूटिल्स मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है आपने बोला 5 यूटिल मिलेगा, तो वेदांश ने 5 रोटी खाई, तो 5 इंटू 5, इसको टोटल यूटिल कितने मिल गए, 25 यूटिल्स निकल गया ना। हाँ सर निकल गया, लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है, अजम्पशन पर बेस्ड है। तो इसीलिए कार्डिनल अप्रोच पूरी अजम्पशन बेस्ड है, आपको ये चीजें अजम्पशन पर ही पढ़नी पड़ेंगी। दूसरे हैंड पर आते हैं सर, ऑर्डिनल क्या कहते हैं जी। ऑर्डिनल ने पहले तो देखो जी ऐसा कहा, इन्होंने कहा जी मार्शल तो पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं, यूटिलिटी को नंबर्स में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो एक प्रैक्टिकल चीज ही नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, काफी सारा इन्होंने क्रिटिसाइज करा मार्शल को। फिर सीधी सी बात है बेटा, दूसरों को क्रिटिसाइज और बुरा कहोगे तो आपसे ही पूछा जाएगा भैया आप ही बता दो सही क्या है। तो ऑर्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स और एलन ने कहा कि हमारे नजदीक यूटिलिटी को कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है जी, आपकी बात मान ली कि हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो सर जी फिर क्या करें, इनसे पूछा। तो फिर आप बताओ यूटिलिटी को लेके कैसे कंपैरिजन करें। तो उन्होंने कहा यूटिलिटी को लेकर हम सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं, यूटिलिटी को लेकर हम सिर्फ रैंकिंग कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये गुड गिव्स यू मोर यूटिलिटी देन अनदर गुड। जैसे सर एग्जांपल दो,
एग्जाम्पल भैया आपके सामने रखी हुए चॉकलेट्स, ठीक है जी, और आपके सामने चॉकलेट के साथ रखे हुए हैं बिस्किट्स। ये दो गुड्स है मेरे सामने, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ और मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। क्या मतलब सर? कि मुझे चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सीधा से बोलूंगा चॉकलेट गिव्स मोर यूटिलिटी देन बिस्किट। ये चॉकलेट मुझे ज्यादा यूटिलिटी देती है बिस्किट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैंने दोनों गुड्स को लेकर क्या करी, रैंकिंग कर दी कि ये गुड मेरे लिए हायर प्रेफरेंस की है और दूसरी गुड मेरे लिए लोअर प्रेफरेंस की। तो यहाँ पर आकर हम यूटिल्स को नंबर में एस्टिमेट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन और रैंकिंग करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब डाउट नहीं है। तो यहाँ पर दोनों अप्रोचेस पर डिवाइड करते हुए अब हमें दोनों ही अप्रोच पढ़नी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले कार्डिनल से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने हेडिंग डाल दी कार्डिनल अप्रोच जी, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। और पूरी थ्योरी में याद रखना है कि एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और नंबर्स में जो आप यूटिलिटी को कैलकुलेट करोगे वो किसमें करोगे, यूटिल्स में कैलकुलेट करोगे। ठीक है सर जी, तो अब आगे चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। और ये बात याद रखनी है, कार्डिनल अप्रोच इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये पूरी अजम्पशन बेस्ड है। काफी सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकली भी आपको नजर आएंगी, वो चीजें हैं, लेकिन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी अजम्पशन पर बेस्ड है। तो आप मेरे से बिल्कुल मत लड़ना कि सर आपने कैसे एक रोटी को 20 यूटिल कह दिया और दूसरी वाली को इतना यूटिल कह दिया। ये मेरी अपनी अजम्पशन है, आप भी अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है जी। तो कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले इन्होंने दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने लिखा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के दो कैटेगरीज बन गई, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। अब टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है जी। टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में सर ये डिफरेंस होता है कि टोटल यूटिलिटी मींस सम ऑफ यूटिलिटीज ड्राइव फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सम ऑफ ऑल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम कर कर आपको जो टोटल यूटिलिटी मिलती है ना भाई, सारी यूटिलिटीज का सम, उसको हम टीयू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, मतलब जैसे बता नो जरा, दो रोटी कंज्यूम करते हैं आप, उससे आपको यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स। हाँ सर ठीक है। तो हाँ वेदांश, डोंट डोंट इंटरप्ट भाई। हाँ प्लीज। दो रोटी पर आपको 20 यूटिल मिला, तो सर मैंने कंजम्पशन थोड़ा सोचा कि भूख और लग रही है, बढ़ा लेता हूँ। तो आपने 3 रोटी खा ली, 3 रोटी खाते ही आपको थर्ड रोटी से भी यूटिलिटी मिली होगी। तो 2 पर 20 मिली थी, जब आपने तीसरी भी ऐड कर दी तो आपका टोटल यूटिलिटी बैठ गया 28 यूटिल्स। तो 2 पर TU 20, और जब आपने एक और ऐड करी तो आपका टोटल यूटिलिटी 28 हो गया। ऐसे आप अगर और कंजम्पशन बढ़ाओगे तो यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ती रहेगी, जब तक आप इक्विलिब्रियम की स्टेट पे नहीं चले जाओगे। अच्छा जी। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? बेटा मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा सिंपल है। आपने सेकंड रोटी कंज्यूम करी थी, आपको टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मिली थी 20 यूटिल्स। फिर आपने हिम्मत करके एक और रोटी चुपचाप उठा ली है यहाँ से, यानी आपने एक और एडिशनल यूनिट बाय की है, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की है। तो जैसे ही आपने एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज किया, तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ के फटाक से 28 हो गई। हाँ सर बढ़ गई, पहले 20 थी और जैसी मैंने थर्ड रोटी खाई तो मेरी यूटिलिटी 28 हो गई। बेटा कितना डिफरेंस आया एक यूनिट को कंज्यूम करने से। जब आपने एक यूनिट को ऐड किया तो टोटल यूटिलिटी में कितना डिफरेंस आया, सर डिफरेंस आया है 8 यूटिल्स। बेटा ये जो 8 यूटिल्स है, जो डिफरेंस है टोटल यूटिलिटी का, दिस इज नोन एज MU। तो MU हमें सर क्या दिखाता है? MU भैया हमें ये दिखाता है कि हर एवरी एडिशनल यूनिट पर आपका टोटल यूटिलिटी कितना चेंज होता है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू
in every additional unit of a commodity. तो हर एक कमोडिटी के कंजम्पशन के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना अंतर आया है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम में 1 मार्कर भी आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। तो एमयू निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, TUN माइनस TUN-1। सर ये n क्या है? भाई n बोलो तो टर्म्स, आपने 10 क्लास में एपी पढ़ा होगा, तो n का मतलब टर्म्स होता है जी। अब सीधा सा ये याद रखना बेटा कि अगर आप mu निकाल रहे हो थर्ड नंबर पर, तो आपको थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप mu निकालते हो सेकंड वैल्यू पर, तो आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा जी। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली को डिडक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो बेटा mu निकालना है, तो मैंने बोला tu को माइनस कर दो। तो सर अगर tu निकालना होगा तो बेटा mu को प्लस कर देना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। mu निकालना है तो tu को माइनस, और tu निकालना है तो mu को प्लस। चलो सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, समझ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। लो भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 गिवन है, यहाँ पर आपको 10 गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है 11, ठीक है जी, और फिर यहाँ पर मिसिंग है, और ऐसे ही यहाँ पर आपको गिवन है अगेन 28, और यहाँ मिसिंग है, और उसके बाद यहाँ मिसिंग है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 6। ठीक है सर, अब इनको हम फिल करते हैं। क्या बात याद रखनी है कि फॉर्मूला हमें याद रखना है, 1 बाय 1 फिल करेंगे। बिल्कुल भी जज्बात में आने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं अपना पूरा TU निकालूंगा फिर MU, ऐसा नहीं। तो बेटा सीधी सी बात याद रखो, फर्स्ट यूनिट पर तो दोनों सेम होते हैं। एट यूनिट 1 TU इज इक्वल टू MU। हाँ सर, ठीक है जी, 10 आ गया। अब सेकंड पे चलते हैं। क्या निकालना है सर? TU के लिए बेटा क्या बोला? MU को प्लस कर देना, और MU के लिए क्या बोला? TU को माइनस कर देना। ठीक है सर, तो बेटा निकालना क्या है सर? TU निकालना है तो MU को प्लस करो। बेटा ऊपर कितना है? 10, 10 में ये 11 प्लस करो बेटा, कितना हो गया? 21 हो गया सर। ओके, तो TU आपको सेकंड यूनिट पर निकालना था, तो आपने दोनों MU को प्लस करके यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है सर, थर्ड पर चलो सर। थर्ड पर TU गिवन है 28, क्या निकालना है? MU निकालना है सर। MU के लिए बेटा TU को क्या करते हैं? MU के लिए सर TU को माइनस करते हैं। MU निकालना है कौन सी यूनिट पर? थर्ड पर। तो मैंने अभी क्या बोला? थर्ड पे से सेकंड वाले को माइनस करना। तो 28 में से 21 को माइनस कर देना बेटा, आंसर आ गया 7, और आपका MU निकल गया। ओके, अब चलते हैं लास्ट पर। लास्ट क्या है सर? लास्ट है बेटा TU निकालना है, MU गिवन है अगेन। तो सर TU कौन से नंबर पे निकालना है? चौथे नंबर पे निकालना है। तो बेटा चारों MU को प्लस कर दो, या तो ऐसा कर लो, या फिर ये तुम्हारे पास थर्ड नंबर पर TU कितना लिखा हुआ है? 28, इसको 6 में प्लस कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो 26 को जब तुम 28 को 6 में प्लस करोगे तो भैया 34 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से, फर्स्ट TU, सेकंड TU और थर्ड का MU का आंसर बताइए चैट बॉक्स में, कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा। TU फर्स्ट, सेकंड और MU की थर्ड वैल्यू निकालनी है। हरी आप जल्दी से, 2 मिनट का काम है, जल्दी से लगाओ। चलो पहला TU बताओ कितना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से पहला TU बताइए कितना होगा। 20, बहुत बढ़िया तृप्ति, बहुत बढ़िया। 20, बहुत बढ़िया आगम जी, बहुत बढ़िया। सेकंड बताओ, सेकंड जल्दी से TU कितना होगा? सेकंड TU कितना होगा? TU का मतलब सर जी MU को प्लस कर दो। तो पहला MU है 20 और दूसरा 18 है, प्लस कर दो 38। गुड मरियम, 38 बिल्कुल ठीक आंसर है। और किसका आंसर आया है? और किसका आया? जी 38। ओके, अल्फिया का बिल्कुल ठीक है, ऋषि का भी ठीक है, बहुत बढ़िया जी।
तो सर जी पहला हुआ 20 सेम लिख दिया, और दूसरे में आपने बोला टीयू निकालने के लिए एमयू को प्लस करो, तो मैंने 20 और 18 को प्लस किया, तो ये हो गया सर जी 38। अब थर्ड वाला टीयू गिवन है 44, तुमने बताना है सिर्फ एमयू कितना होगा जी। तो एमयू निकालने के लिए टीयू को माइनस करो। शान ने भी बोला है 6 होगा सर आंसर, बहुत बढ़िया। ऋषि का भी 6 है, कैप्टन साद, मरियम, अनुज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेदांश का भी 6 है, बहुत बढ़िया। तो सर 6 आंसर आएगा। कैसे आएगा सर? 44 में से सर 38 को माइनस कर दो सर, 6 आएगा। आपको इतना भी नहीं आता, हम ही सिखा देंगे। तो यहाँ पर आकर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी से मैं आपको लास्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ आज की क्लास का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। हाँ जी, 3 मार्क का बड़ा शार्प क्वेश्चन आता है। 3 में नहीं आता तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि बेटा ये टीयू और एमयू का बेटा रिलेशन बताओ क्या होगा। अच्छा जी सर क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन समझने के लिए बेटा दोनों का कर्व ड्रॉ कर लेना, और कर्व ड्रॉ कर लो ऐसे। ये है आपका टीयू कर्व, ठीक है जी। कैसी शेप होती है इसकी? इनवर्स जे शेप होती है, इनवर्स जे, ठीक है जी। और सर एमयू का बनाओ, एमयू कैसे बनेगा बेटा? ये इसका टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है, जरा इसको हाईलाइट कर लेना और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना। मैं अभी रीजन बता दूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर जी। और मैं जरा ये थोड़ा सा ये एमयू, एमयू की बात करें तो सर एमयू कैसे बनेगा? एमयू बनाने के लिए बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देना ऐसे, ओके। मतलब ये चीज याद रखनी है आपको कि एमयू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आगे रीजन आ जाएगा अभी आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक हो गया कि टीयू कैसा होता है, इनवर्स जे। मतलब टीयू पहले स्टार्टिंग में राइज होता है सर जी, और फिर राइज होते होते एक पॉइंट पर जाकर मैक्सिमाइज हो जाता है, जिस पर ये टॉप पॉइंट पर चला गया, और उसके बाद ये राइज नहीं होता, और फिर उसके बाद सर ये गिर जाता है। तो बेटा ऐसा होता है, जब तुम अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो ना, तो पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ती है जी। 2 से 3, 3 से 4 रोटी करी, बेटा एट द एंड हो तो इंसान ना, तो एक लिमिट होती है खाने की भी। हाँ, खाने की क्या होती है? एक लिमिट होती है। तो तुम अपना क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हो, तुम्हारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। बेटा एक पॉइंट पर आकर क्वांटिटी को स्टॉप करना जरूरी हो जाता है। कब जरूरी आता है? जब आपको लगता है कि टीयू मेरा मैक्सिमम पर चला गया। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ सर? मैक्सिमम का मतलब बेटा बिल्कुल आसान शब्दों में, अब मैं और कुछ खाना नहीं चाहता सर जी। अब तो मेरी फेवरेट चीज भी ला के रख दो तो उसको भी मैं मना कर दूंगा। जैसे बिल्कुल एक पार्टी के अंदर आप जाते हो और दबा दब खा खाकर अपना बुरा हाल कर लेते हो, और बुरा हाल करने के बाद जैसे तुम पार्टी से बाहर निकलते हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी कोई फेवरेट डिश भी ला के रख दे, या तुम्हारी कोई फेवरेट डेजर्ट ला के रख दे, तो तुम हाँ नहीं कर पाओगे जानी। तुम उस टाइम पर बोलोगे भाई साहब इस टाइम तो ये हटा लो, क्योंकि मुझे इस टाइम ये बहुत बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि आई एम इज एट फुल लेवल, मैं बिल्कुल पीक पर हूं, और अगर तूने जबरदस्ती मेरे को ये खिलाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी बिल्कुल डिक्लाइन कर जाएगी, यानी सारा खाया पिया मेरा बेकार हो जाएगा। तो ये है आपकी टोटल यूटिलिटी का राज, कि जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो क्वांटिटी को हम कहाँ पुट करते हैं? एक्स एक्सिस पर पुट करते हैं सर जी, और वाई एक्सिस पर क्या पुट करते हैं? यूटिलिटी पुट करते हैं, टीयू और एमयू। तो इसलिए मैंने आपको कहा एक टाइम पर आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, और एक पॉइंट के बाद, बढ़ने के बाद वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है जी। चलो जी। और सर एमयू का क्या सीन है? बेटा एमयू तो डिक्लाइन ही होता रहता है जी। एमयू डिक्लाइन होता रहता है, इसका रीजन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये डिमिनिश होता है। तो ये बढ़ेगा नहीं, ये तो गिरता ही रहेगा। तो बस पॉइंट आपको क्या समझने? पहला पॉइंट बेटा ये समझो, टीयू राइज हो रहा है, हाँ जी सर राइज हो रहा है, ये रहा बहुत बढ़िया सा। और बेटा इस टाइम पर एमयू क्या हो रहा है? सर एमयू फॉल हो रहा है। तो बेटा यहाँ लिख देना व्हेन टीयू राइज एमयू फॉल बट पॉजिटिव, घटेगा लेकिन क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यूज में रहेगा, ठीक है सर जी। और दूसरा दूसरा पॉइंट पे टीयू बढ़ बढ़कर कहाँ पहुंच गया सर जी? टीयू बढ़ बढ़कर पहुंचा अपने मैक्सिमम लेवल पर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो बेटा एमयू कहाँ पहुंचा? सर इसने एक्सिस को टच कर दिया। बेटा टच करने का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई है,
तो व्हेन टी यू इज एट मैक्सिमम एम यू इज 0। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बेटा टी यू ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया और बेचारा एम यू तो लाइन ही क्रॉस कर गया, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब एम यू नेगेटिव हो जाता है, कब होता है, जब टी यू फॉल होता है। बस ये रिलेशनशिप के पॉइंट्स आपको इसमें अच्छे से याद रखने हैं। और एक पॉइंट ये याद रखना है, ये जो मैक्सिमम और जीरो वाला पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इनकेस किसी को कोई डाउट होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। सी यू, बाय।